नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सब अच्छा कर रहे हैं? तैयारी सही से चल रही है सबकी? आई होप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ, हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और थोड़ा सा एक प्लान लेकर आप लोगों के बीच आ रहे हैं। वो भी इसलिए कि आप लोगों की तैयारी और अच्छे से हो। थोड़ा जितना हमसे हो सके सपोर्ट उतना हम कर पाएँ आप लोगों के लिए। तो अगर आज से देखा जाए तो सीजीएल 2022 का जो टायर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, शेड्यूल्ड है फर्स्ट टू 13 दिसंबर। तो ऑलमोस्ट अभी हमारे पास बचे हुए हैं अभी बचे हुए हैं लगभग 20 डेज। ये 20 डेज बेटा ना, ये 20 डेज जो हैं, ये अभी तक जो भी समय आपने तैयारी में बिताया है उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 20 डेज को आपको यूटिलाइज करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से, पेशेंस के साथ मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और कोशिश ये करिए कोई छूटे ना इस बार, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं हर कोई सिलेक्शन ले ले। तो इस 20 डेज के लिए एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं। जैसा आप करते आ रहे हैं आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, करते रहिए और थोड़ा सा जैसे हम बताएं थोड़ा सा वैसे करने की कोशिश करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रैक्टिस करिए आप, प्रैक्टिस आप जानते हैं मॉक के थ्रू भी प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। मॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मॉक देने का सही तरीका क्या होगा वो आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि बिल्कुल प्रॉपर टाइम में, जैसे आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर थोड़ा सा पैनिक रहते हैं, फिर एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, वहाँ वेट करते हैं कि क्वेश्चन सामने आए, तो घबराहट सी थोड़ा सा रहती है। वैसी ही आपको सेम घबराहट अपने घर में फील होनी चाहिए फाइनल एग्ज़ाम की तरह। तो आप बिल्कुल सीरियसली इसका मतलब दे रहे हैं। हर एक मॉक को ट्रीट करिए कि ये एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है। ट्रीट करिए इसको फाइनल एग्ज़ाम की तरह। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये करके। 4-6 दिन आप ऐसे करते रहेंगे ना, अभी 20 दिन जैसे बचे हुए हैं, 20 दिन आपने अगर ऐसा कर लिया कि फाइनल एग्ज़ाम की तरह ट्रीट किए, उसके बाद गए एग्ज़ाम दिए अपना, तो आपको लगेगा ही नहीं मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, आपको लगेगा मैं अपने घर में बैठा हूँ। बिल्कुल आप पैनिक नहीं करेंगे वहाँ, बिल्कुल कूल रहेंगे और आपकी अल्टीमेटली परफॉर्मेंस इन्हेंस करेगी वहाँ। आपके नंबर अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात मॉक देते समय हमें कि ये बीच में कोई इंटरप्शन ना हो, जैसे कोई फ़ोन आ गया, कहीं किसी से चैट करने लगे, घर में कोई काम के लिए बुला लिया, या तमाम तरीके का इंटरप्शन होगा, वो आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं होता है। तो उससे बचना है हमें, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप अपना कमरे में बैठ के दे रहे हैं तो रूम लॉक कर लीजिए अंदर से और फ़ोन ऑफ कर लीजिए, और लोग जो घर में हैं उनको बता दीजिए मॉक देने जा रहे हैं हम 1 घंटे, कोई डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब नहीं होंगे आप, मॉक देंगे 1 घंटे प्रॉपर एग्ज़ाम की तरह, और उसके बाद जितना हो पाए आपसे, जितना हो पाए बिल्कुल कूल होके करिए। और उसके बाद मॉक देने के बाद तुरंत ही 15 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं। ये डिपेंड करता है समय आपकी अपनी गलतियों पर, आपने मॉक में कितनी गलतियां कर रखी हैं। अगर गलतियां ज़्यादा हो रखी हैं तो मैं 15 मिनट उस केस में बता रहा हूँ। अगर आपने कम गलतियां की हैं तो 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो 15 मिनट अगर आप ये सेल्फ इवेलुएशन में देंगे, जो मॉक आप कंप्लीट कर रखे हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे दो तरीके की समस्याएं आएंगी। कुछ तो आपसे मिस्टेक्स हुई रही होंगी, ठीक है, मिस्टेक्स, और अनअटेम्प्टेड रह गए होंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इन दोनों को आपको एक रजिस्टर में नोट कर लेना है, नोट कर लेना है इसको। और जब भी आपको समय मिले फिर आगे, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। और रिवीजन कैसे करना वो हम बताते हैं, इसमें थोड़ा सा हम प्लान लेकर आए हैं एक।
आपको रिवीजन कैसे करना है। अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो आपको जिस समझ टॉपिक में से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको खोल के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद उस तरीके के 4 से क्वेश्चन आप कर लीजिए, तो फिर वो ऐसी गलती आपसे दोबारा नहीं होगी, या होगी भी तो चांसेस बड़े कम होंगे, चाहे एग्जाम में या चाहे आगे आपको मॉक में मिलेंगे। तो ये तरीका हर एक सब्जेक्ट में आप अप्लाई करिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीए हो। तो ऐसे करिए आप, बिन बिन 20 दिनों में बहुत ही ग्रो कर जाएंगे आप, आपके नंबर अच्छे आने लगेंगे। और एग्ज़ाम में मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो फाइनल जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे टायर 1 का, जो मॉक में आ रहे हैं आपके मार्क्स सभी, चाहे वो जो भी हैं, उससे आप 15 से 20 नंबर बढ़ा लीजिएगा फाइनल एग्ज़ाम में, अगर आप 20 दिन ऐसा कर देते हैं तो। दावे के साथ कह रहा हूँ, आप एग्ज़ाम दे के आइए ऐसे करके, अगर ना बढ़े तो मुझसे बताइएगा, कोई चांस ही नहीं है आपके इम्प्रूवमेंट में कोई समस्या है इस तरीके से। और रिवीजन का जो हम प्लान लेके आए हैं वो किन के लिए है और किन को फ़ायदा करने वाला है, ये हर किसी के लिए है, क्योंकि हम रिवीजन ऐसे नहीं करा रहे हैं कि टायर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम ये रिवीजन इसलिए करा रहे हैं कि आपका इस बार का मेंस का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। उस मेंस में आप देखेंगे कि इस बार अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन घटा दिए गए हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के भी 30 आ रहे हैं मेंस में। तो रीजनिंग का भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा क्वेश्चंस का, मैथ के तो ज़रूर ही बढ़ेंगे, इंग्लिश भी अच्छे ही क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन हैं ओनली। और जीए आप पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है जीए और जो टायर 1 में आएगा और टायर 2 में आएगा, जो बहुत ज़्यादा अंतर इसमें रहने वाला नहीं है। कंप्यूटर है नया एक ऐड हुआ है, उसको हम यहाँ लिखना भूल गए हैं, लिख देते हैं। तो लिखना इसलिए छोड़े हैं उसको कि कंप्यूटर बिल्कुल नया है, उसको आपको पढ़ना ही है। जो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में था उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया था। तो कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा नए सिरे से, ठीक है, ये कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बात करते हैं अब हम रिवीजन की, क्या करेंगे 20 दिन के लिए, हम आप प्लान लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से समझिएगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हम डिटेल्ड पूरा सिलेबस आपका, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस विथ फुल कॉन्सेप्ट आपका, हम एक एक चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के छोड़ेंगे इस 20 दिनों में। ज़रूरी नहीं है आप पूरा सिलेबस हमारा 20 दिन का फॉलो ही करें, जहाँ आपको समस्या हो, जिस टॉपिक में समस्या हो उसको आप फॉलो करिए, उसको आप रेफर करिए, वहाँ से आप वीडियो देखिए और अपना डाउट क्लियर करिए। और मैं एक सलाह दूंगा कि इतना समय नहीं है कि पूरा सिलेबस आप देखेंगे इस वीडियो के थ्रू 20 दिन में, लेकिन मैं कवर करा दूंगा सारा सिलेबस, हर एक चीज़ इसमें कवर होगी, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। आज ही से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का, और आने वाले दिनों में रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, इन तीनों सब्जेक्ट से रिवीजन, डिटेल्ड रिवीजन कराए जाएंगे आपको, मेरे तरीके के, मेरे ही जैसे टीचर्स आएंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिनके पास कुछ अपना एक नया है कराने के लिए आपसे या बताने के लिए। तो उनके गाइडेंस में, उनके तरीके, उनकी स्ट्रेटजी, उनके रूटीन्स आपको सब मिलेंगे, डिटेल में मिलेंगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाला है वो। तो बात करते हैं हम मैथ की रिवीजन हम आज ही से स्टार्ट करा रहे हैं आपकी। मैथ्स में हर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमें लगते हैं ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस बार आ सकते हैं, उनको हम कवर भी करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट बचेगा नहीं कुछ आपका कि कोई टॉपिक छूट रहा है,
अगर किसी टॉपिक में आपको ज़्यादा समस्या डिटेल रिवीजन चाहते हैं उसका, तो आप उस वीडियो में कमेंट करिए, हमें अप्रोच करिए, हम उस टॉपिक को डिटेल समझाएंगे, आपसे करवाएंगे और आपको समझाएंगे उसको डिटेल में। तो समय ना लेते हुए ज़्यादा हम आज का रिवीजन अब यहीं से शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं कवर करेंगे आज छोटा सा टॉपिक एक कवर करते हैं और देखिए आप लोग कैसा है ये। और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट करिए वीडियो में और हम तक कन्वे करिए कि जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है हम करेंगे, क्योंकि इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं हम लोग। लेकिन कंटेंट हमारे पास और मटेरियल हमारे पास जैसा है वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप हमें रिव्यू फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए और हम शुरू करते हैं रिवीजन। लोग बताते हैं कि एडवांस मैथ या अरिथमेटिक पोर्शन, कुछ लोग कहते हैं एडवांस टफ है थोड़ा सा, तो हम उसी को आज पहले ही स्टार्ट करें, एडवांस मैथ से स्टार्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से मैथ से जो क्वेश्चन होते हैं मैं इनको ऐसे देखा हूँ जब मैं तैयारी करता था, और अभी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ एग्ज़ाम अब तक दिए होंगे तो वहाँ से आपको पता चला होगा, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपको मैं बताता हूँ क्या है ये, कि कोई प्रॉब्लम होती है मैथ की, प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको और रिलेट करिएगा अगर कर पाएँ इससे। तो इसमें 3 पोर्शन में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। एक तो क्वेश्चन आया उसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। और दूसरा है जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जाम में से कोई क्वेश्चन आया उसको हम पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हमारे दिमाग में चलने लगता है कि कैसे इसका सोल्यूशन होगा, उसको मैं बोल दे रहा हूँ फ्लो चार्ट। साइमल्टेनियसली चलता है जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं तो फ्लो चार्ट दिमाग में चलता रहता है। और तीसरी बात होती है हमारी कैलकुलेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही यूज़फुल है और अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम में तो मज़ा आएगा आपको। जल्दी से क्वेश्चन हो रहा है और गलतियाँ होने की भी चांसेस बड़ी कम रहती हैं इससे। तो ये दोनों चीज़ तो साथ ही साथ चलती हैं आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कोई और साथ ही साथ उसका दिमाग में एक पिक्चर चलता रहता है बैकग्राउंड में कि ऐसे ऐसे सोल्यूशन होगा इसका। और वो चीज़ जिस क्वेश्चन में नहीं आती, ये फ्लो चार्ट सोल्यूशन वाला, जिस क्वेश्चन में आपको नहीं दिख रहा है उस क्वेश्चन में आप समझिए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी कम होती है हमारी, उस क्वेश्चन में क्लैरिटी कम होती है तो एग्ज़ाम में उनको सजेशन दिया जाता है, मैं देता हूँ कि उनको स्किप कर दीजिए उस टाइम, जिस टाइम आपको ये फ्लो चार्ट समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कोई क्वेश्चन बैकग्राउंड में ऑलरेडी आपका चला हो और वो स्पेस अभी खाली ना किया हो दिमाग का, तो हो सकता है ये फ्लो चार्ट ना बन रहा हो नए क्वेश्चन का, तो उसको स्किप कर दीजिए उस टाइम। रही बात तो टॉपिक पर आते हैं अपने, कि स्किप कर देना उसको। मेन क्या बता रहा था मैं, कि इसमें इन दोनों पोर्शंस को, किसी भी क्वेश्चन के एक्यूरेसी, इसको मैं 70% वेटेज देता हूँ और इसको 30%। अगर आप यहाँ बिल्कुल सही हैं तो 70% चांसेस हैं आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप कैलकुलेशन में ठीक हैं, कहीं आपसे कोई गलती नहीं होती है, तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाता है, ठीक है। अब एडवांस के केस में आते हैं, जिनको लोग बोलते हैं थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है ये, टफ पोर्शन है मैथ्स का ये, उनके लिए मैं कहता हूँ क्योंकि एडवांस में एक मेंसुरेशन का टॉपिक छोड़ दिया जाए तो कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं होता है तो ये 30% जो एरर होने का चांस रहता है, मिस्टेक होने का, वो तो गायब हो गया। ये तो एक्यूरेसी आपकी टोटल इसी पर डिपेंड करती है। इसलिए मैं कहता हूँ ये एडवांस मैथ आपका आसान होता है, एक मेंसुरेशन का टॉपिक छोड़ दिया जाए। और मेंसुरेशन का भी बताएंगे वो क्यों आसान होता है, अभी उसको छोड़िए, बाद में बताएंगे जब हम मेंसुरेशन का टॉपिक कवर कर रहे होंगे तो हम बताएंगे कैसे आसान होता है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और फ्लो चार्ट। अंडरस्टैंडिंग आती है एडवांस मैथ में आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट कितने आपके क्लियर हैं। कॉन्सेप्ट ये
बड़े ही 9th-10th की मैथ होती है, बड़े बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन होते बड़े ट्रिकी हैं। ठीक है, तो इनको समझना और इनको अप्लाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स में। तो इसको समझते हुए आज हम इसीलिए कोशिश किए हैं कि रिवीजन आपका एडवांस मैथ से ही शुरू किया जाए। ठीक है, रिवीजन ये डिटेल हम सिलेबस का कराने जा रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा भी अगर आप स्मार्ट हैं तो रिवीजन कहना इसको गलत होगा, हम पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें कराएंगे, तो आपको कुछ बचेगा ही नहीं कहीं से कुछ देखने के लिए। ठीक है, आप नोट्स बना लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ नहीं बचता मैथ में कि कहीं से हमें क्लास करनी है, कहीं से कोर्स ज्वाइन करना है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो रिवीजन का हम टॉपिक लेते हैं, बिल्कुल बेसिक शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से एक एक चीज़ हम कवर करते जाएंगे, लेकिन थोड़ा तेज़ करेंगे। तेज़ करने का ये फ़ायदा होगा हमारा कि एक तो मैं मान रहा हूँ आप थोड़ा सा अवेयर हैं, बिल्कुल नए नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन हो रखी होगी, और नहीं भी हो रखी होगी तो थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा मैच करने की। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है जो वो लाइन है, आपको पता है लाइंस एडवांस मैथ की। तो लाइंस के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन लाइंस का, इसके क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक आध दो आ गए कहीं कभार। ठीक है, क्वेश्चंस रेयर होते हैं इसके एग्जाम में, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप यहाँ क्लियर हो जाए थोड़े से, यहाँ अगर हम क्लियर हो जाए थोड़े से, तो इसका एप्लीकेशन करके हम बहुत सारे अलग अलग जो हमारे ट्राइंगल हैं, सर्किल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, इस सब में यूज करके इसका हम बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन धाराशायी कर देते हैं चंद सेकंड में। ठीक है, तो इसको इसलिए ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसका पहला टॉपिक हम लाइन बोलते किसे हैं। ठीक है, लाइन की डिफिनेशन क्या होती है कि लाइन बनता है एक्चुअली पॉइंट से। ये पॉइंट जो होता है इससे बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स जुड़ जाते हैं तो लाइन बन जाती है। और पॉइंट किसे कहते हैं, पॉइंट ना तो इसमें कोई लेंथ होती है, इस पॉइंट में ना कोई विड्थ होती है, ठीक है, ना ही इसका कोई डायमेंशन होता है, कोई डायमेंशन पॉइंट का नहीं होता है। और लाइन जो होता है इन्हीं पॉइंट्स के मिलने को कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई लाइन है इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ये लाइन होता है। और इसको हम एक्सटेंड करते जाएं, इसका कहीं एंड नहीं होता है, लाइन का इसका कहीं एंड नहीं होता है। ठीक है, कहीं एंड नहीं होगा, इसको खींचते जाइए आप, कहीं कोई एंड नहीं होगा इसका। और इसकी विड्थ भी नहीं होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा, लाइन में कोई विड्थ नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें अब हम आ जाते हैं, लाइन की डिफिनेशन ये होती है, आप समझ चुके होंगे, लाइन सेगमेंट बोला जाता है, जिसको लाइन सेगमेंट हम एक्चुअली आम बोलचाल की भाषा में लाइन इसी को बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। ये हम जानना ज़रूरी है, बोलचाल की भाषा में लाइन सेगमेंट को ही लाइन बोलते हैं, क्योंकि इसका एक डेफिनिट लेंथ होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये ए बी है, ये बी, तो एक इसका एक डेफिनिट डायमेंशन है कि इसकी एक लेंथ है। ठीक है, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में लाइन हम इसे ही बोलते हैं। तो होता है इसमें तमाम तरीके की लाइंस होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी,
तो उनको देखते हैं हम। इसी क्रम में पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइंस, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं समानांतर रेखा। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन अगर हम क्लियर नहीं होंगे इन सब चीज़ों में तो हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। इनकी हर एक प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियरली छपी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसमें कि दो लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या क्या होता है उनके बीच में। मान लीजिए ये लाइन दो खींच दी मैंने, L2 L1 ऐसे डिनोट किया जाता है। L1 पैरेलल, पैरेलल का सिंबल यही होता है, ठीक है। L1 पैरेलल टू L2, ओके। और ये L1 एंड L2 कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे लिखो, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो पैरेलल लाइन हो गई, इनका डिनोशन हो गया, ठीक है। आते हैं इसी क्रम में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर L1 बोल दिया गया, L1 परपेंडिकुलर टू L2, सिंबल परपेंडिकुलर का ये होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई लाइन ये L1 है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 जरूर ऐसे कुछ होगी, ठीक है। और परपेंडिकुलर मतलब ये इनके बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये आगे बढ़ाएंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट जो इसका होगा या ये होगा, ये सारे 90 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ये एक टाइप की इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। परपेंडिकुलर जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब वो लाइन जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो देख लो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ये एक लाइन हुई, एक लाइन ये हुई, इंटरसेक्ट कर रही हैं L2 एंड L1। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये दो पेयर के एंगल बनाती हैं, कौन कौन से, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल क्या होते हैं वो भी जान लीजिए आप, अगर एंगल नहीं जानते हैं तो। एंगल मतलब कोण, कोण क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप। जैसे कोई लाइन है, ये इसका पॉइंट O है, OA लाइन है, तो इस पॉइंट के राउंड जो भी राउंड किया जाएगा, ये इसका जो मेजर होगा, ये जो हम राउंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका जो मेजर होगा यहाँ तक कि ये, तो ये जो मेजर होगा इसका, इसको इसको हम कहते हैं एंगल। जैसे मान लीजिए B, इसको डिनोट करते हैं हम ये वाले एंगल को AOB, एंगल AOB ऐसे डिनोट करते हैं इसको। और एंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, दो स्ट्रेट लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन और ये थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, जो भी मेजर आएगा इसका, ठीक है। मान लीजिए 60 डिग्री है,
तो ऐसे लिख देते हैं इसको। तो ये एंगल होता है। अभी प्रॉपर्टीज में लाइन की और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप बहुत ध्यान में रखिएगा, बहुत ही यूज होता है इसका। ठीक है, कि दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन हो, दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन, मान लीजिए 3 लाइन, दो या दो से ज़्यादा नहीं, मान लीजिए मैंने गलत बोला, सॉरी, दो से ज़्यादा अगर पैरेलल लाइन्स हैं और उनको दो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर काट रही हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इंटरसेक्टिंग मतलब कि कहीं ना कहीं जाके ये आपस में मिलेंगी। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, कि जो ये करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स है, मतलब इस लाइन का, इसको ऐसे नोट कर देते हैं, ये L3 है, L4 है, L5, ठीक है। ये जो इंटरसेप्ट्स हैं इनके L3 L4 के बीच में L1 का, L4 L5 के बीच में L1 का, इन दोनों का रेशियो, वो L2 जो इंटरसेप्ट दे रहा है इसके इसके बीच में, ये इंटरसेप्ट L3 L4 के बीच में इतना और इतना, इसको ऐसे नोट करो फिर ज़्यादा समझ में आएगा, A B C D E F, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग रेशियो जो बनेंगे इनके, देखिए आप ए बी बाई बी सी, इसका L2 का कितना है डी बाई ई एफ, ये सेम होता है। इसको बड़े अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, इसको समझ लीजिए, बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसमें क्या है, ये हमेशा दिमाग में छपा होना चाहिए। और एक बात और हम आपको बताते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक है, इनको दिमाग में बिल्कुल रखना है हमेशा। ठीक है, तो आने वाले दिनों में कुछ टॉपिक्स जो और आगे आएंगे, ट्राइंगल आएगा, सर्किल आएगा, ये सब आएंगे, मैं ऐसे आपको मैथ सिखाऊंगा कि आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी आप कोई थ्योरम, कोई फार्मूला, कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ना कोई फार्मूला, ना कोई ट्रिक की ज़रूरत, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन कराएंगे विद इन सेकेंड्स, फटाफट। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद रखिएगा, इसको और कोशिश करिएगा, ट्राई टू प्रूव इट। इसको मैं अभी इसलिए नहीं प्रूव करा रहा हूँ आपको, बाद में कराऊंगा, आप पहले करिएगा फिर मुझसे पूछिएगा, मैं फिर कराऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये प्रूव करेंगे अगर आप ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर होंगी, अलग लाइन से रिलेटेड और भी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी और मन में नए नए सवाल आएंगे इससे रिलेटेड। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पहले खुद ट्राई करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है और ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज होता है, चटाचट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लाइन। अब इसमें एंगल की बात करते हैं हम, कुछ एंगल्स होते हैं लाइन के, एंगल आप देख ही लिए हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, इसको देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब एंगल अगर ये एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं राइट
राइट एंगल बोलते हैं या समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, आगे आते हैं। एक होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसे हम बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण बोलते हैं बच्चों। ये हमेशा 90 से छोटा होता है। ए ओ बी, ये जो एंगल होगा ये थीटा है। एंगल को हम डिनोट करते हैं इससे। ये 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, ये तीन एंगल आप दिमाग में बना लीजिए अपने। और एक प्रॉपर्टी इसकी बहुत जो यूज़ होती है, जिस पर कभी कभार एसएससी के एग्ज़ाम में सवाल आ जाते हैं, वो ये है कि इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर दो लाइन है, कोई कुछ भी किसी भी तरीके की लाइन है, वो कोई एक कॉमन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस को, इसमें जो है ये एंगल बनते हैं। इनको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एंगल बनते हैं। इन एंगल्स को हम कहते हैं, जो 1 2 और 7 और 8 नंबर है, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर वाले हैं 3 4 5 6, इसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें टोटल 8 एंगल बने, 4 इंटीरियर हैं, 4 एक्सटीरियर। और एक टर्म और है इसमें, दो टर्म और हैं, जैसे देख लो, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एक का करस्पॉन्डिंग आपको क्या लगता है कि ये होगा, एक का 5 होगा, इसी तरीके से 2 का 6 होगा, 2 का 6 होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल भी बोलते हैं, इसमें एक टर्म है। सब ऐसे नाम है फालतू के, आप बस बताता हूँ अभी कैसे इनको ध्यान में रखना है। अपोजिट एंगल 3 और 6, 3 और 6, या 4 और 5 है अपोजिट एंगल, या 7 किसका अपोजिट होगा? 7 नहीं, इंटरनली होते हैं। ठीक है, और ये आप देख ही चुके हैं, पहले बता चुका हूँ मैं। ये 2 और 3 वर्टिकली अपोजिट है, 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, 7 और 6 वर्टिकली अपोजिट है, 5 और 8 वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट होते हैं, नाम है इनके, कुछ नहीं है। 2 का 3 और 6 का 7, 5 का 8, 5 का 8 और 1 का 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब जो, अगर मान लीजिए यही कोई पैरेलल लाइन होती, ये याद कर लेना आप, ये दिमाग में रखना। ठीक है, पैरेलल लाइन होती, देखो कोई एक, कैसे बोला जाता है इनको, L1 L2, और जो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है इसको बोल देते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं इसे। ये इंटरसेक्ट कर रही है, वैसे ही इसमें कर लीजिए 1 2 3
4 5 6 7 8, ठीक है। ये दोनों लाइन L1 पैरेलल टू L2 है, ठीक है। तो इसमें देख लो बच्चों, ये ऐसे देखते हैं इसको, ये लाइन पूरी, एक मिनट यार, बिल्कुल अभी नए हैं, ये पेन टैब पे काम करना बड़ा असहज फील हो रहा है अभी, तो समझिए इस बात को। इसको उड़ा देते हैं, फिर से खींच देंगे। पेन आ जा, ठीक है। यार ये गड़बड़ हो रहा है सिस्टम में, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दो बच्चों, खींच दो लाइन को ऐसे, ठीक है। L1 हो गई। इसको ऐसे देखते हैं, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये इसको अलग से समझा देता हूँ मैं, ये लाइन पैरेलल है। अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल ऐसे देखते हैं, ऐसे इसको समझिएगा। तो इसमें जो एंगल बनेगा ये इसके बराबर होगा, और ठीक है, ये वाले एंगल बराबर, मतलब जो अंदर की तरफ मुंह है, देखो ये 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 दोनों बराबर होंगे। बिल्कुल आप इसको समझिएगा, ड्रॉ करते हुए समझ में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, 2 और 3 बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट हैं। इन द सेम मैनर 1 एंड 4 बराबर होंगे। ऐसे ही 5 और 8 बराबर होंगे, और 6 और 7 बराबर होंगे। और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब 1 और 5, 1 और 5 बराबर होगा। इसको लिख लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं, 1 और 5 बराबर होगा। ऐसे ही सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। 2 6 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 4 जो है 4 8 के बराबर होगा, 6 2 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा, 5 1 के बराबर होगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाइए इसमें। तो लाइन में यही है इतना, और भी कुछ चीज़ें हैं, वो क्वेश्चन आएंगे बीच बीच में, हम समझाते जाएंगे आपको अच्छे से। तो इतना समझिए लाइन में, ठीक है। और हाँ, एक बात और छूटा था कि एक लाइन पर, कोई लाइन है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है। इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, P.1 P.2 P.3 P.4, जितने भी पॉइंट हैं, ये सब, इन सबको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। मतलब एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स। और एंगल्स बता दिया हूँ आपको। पॉइंट्स में ये सब कोलिनियर होंगे, ठीक है। अब एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी ट्राइंगल का पोर्शन हम कल करेंगे। ट्राइंगल पूरा हम कल कवर करेंगे, कल वाले वीडियो में सारा ट्राइंगल पूरा कंप्लीट कल कवर करेंगे, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम आज के लिए। क्वेश्चन ये नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन हम फ्रेम करके रखे हुए हैं सारे, कौन से क्वेश्चन हमें कराने हैं तो वो देख लेते हैं। जैसे है एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अच्छा, इन ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का कुछ ज़्यादा इसमें यूज नहीं होगा, छोटा सा एक यूज होगा। ट्राइंगल ए बी सी है। ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी intersects ए बी एट। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनकी खूब प्रैक्टिस करिए आप लोग, ये एग्जाम में आपको बड़ा फायदा देंगे। एट ए सी एंड ए बी एट एक्स एंड ए सी एट वाई। इफ आगे है, इफ बी वाई बाइसेक्ट्स, बी वाई बाइसेक्ट्स angle XYC, then angle CBY और CYB का रेशियो हमें बताना। ठीक है, इसमें देखो ABC ऐसे है, ABC XY पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल एक XY है। बहुत अच्छे से समझिएगा। और BY बाइसेक्ट्स XYC। ठीक है, बाइसेक्ट्स XYC को, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। देन CBY, इसको आप एक मिनट, ठीक है, CBY और CYB का रेशियो हमें बताना है। CBY क्या होगा, CBY ये होगा और CYB, CYB ये, इस एंगल का रेशियो हमें बताना है। अब ये देखो XY जो है वो BC के पैरेलल है। सोल्यूशन ये इधर करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। XY पैरेलल टू BC, और हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो इसका देखो ऐसे, ये अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये और ये, तो मतलब एंगल यहाँ से हमें इन्फर हो रहा है, एंगल XYB बराबर एंगल CBY, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है अगर XY पैरेलल टू BC है तो। ठीक है, और CYB एंगल, इसको एक कर दीजिए, एंगल CYB बराबर एंगल
वाई एक्स बी वाई एक्स, जो कि यही एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों से कि एंगल सी बी वाई बराबर एंगल सी वाई बी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी जगह एंगल एक्स वाई बी दोनों सेम। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, या आप थोड़ा सा इसको समझ जाएं। एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए बात एक ही होती है। ठीक है, इस केस में जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि बी ए सी एंगल बी ए सी, इस वाले एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं, और सी एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं, और एंगल वाई ए एक्स भी इसको लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को समझ लेंगे यहाँ से, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो इसका ये है, तो रेशियो भी हमारा यहाँ से दोनों बराबर है, तो 1:1 का हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन समझने वाली बात इसमें मेन ये थी कि ये दोनों को चाहे जैसे हम चाहे इससे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों बात एक ही है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है, बहुत आसान सा टॉपिक था, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। मैंने एक शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए बताने की, और देख रहे हैं कैसे उत्तरों जैसा मैं लिख रहा हूँ अभी इसमें, तो इसको कोशिश करूँगा मैं सुधारूँ थोड़ा सा, और सुधारने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चंस को। तब तक के लिए ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए खूब। बहुत अच्छे से हम लेके आए हैं, बहुत सारा अच्छा टॉपिक है, कोशिश करेंगे आपको खूब अच्छे से समझाएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना। ओके।